हेलो एवरीवन, आप सबों को ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप लोग लॉकडाउन में घर पे रह रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और सबसे अभी जो समस्या चल रहा है वो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को मतलब एक अच्छे जगह पे सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। सरकार के द्वारा अब जो भी नियम कानून दिया जा रहा है वो उसको ज़रूर फॉलो करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और नियमों को पालन ज़रूर करें। यही, और सबसे पहले तो यही कहूँगा कि इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे वो सारे बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी आप क्लास स्टार्ट करें तो जो भी चीज़ आप लेक्चर देख रहे हैं तो उसको सबसे पहले आप कॉपी कलम ज़रूर निकाल रहे हैं। जिस विषय का आप पढ़ रहे हैं उसके लिए कॉपी और पेन ज़रूर रखें। और जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी चीज़ आपको बताया जा रहा है उसको नोट भी करते जाएं। क्योंकि अगर आप नोट नहीं करते हैं, सिर्फ आप देखते हैं और फिर उसको नोट नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा समस्या होगा। और फिर हो सकता है कि आप ये सोचते होंगे कि फिर से मैं लेक्चर देख लूँगा फिर टाइम निकाल के। वो भी ठीक है, जितना बार चाहें उतना बार लेक्चर को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप उस चीज़ को नोट भी करते जाइए। मैं यही कहूँगा कि 1 से 2 बार 3 बार आप वीडियो लेक्चर को आराम से देखिए और उसको नोट ज़रूर कीजिए। वीडियो को जितने सारे वीडियो है उसको पॉज करके देखिए और उसको पॉज करके लिखते भी चलिए जो भी चीज़ बताया जा रहा है। अभी जैसे कि हम अभी जो कुछ क्लासेस 1-2 क्लासेस में हम सिर्फ क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि बोर्ड में नहीं लिखूं, डायरेक्टली मैं बोल दूं, तो आप उस चीज़ को वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर लिख लीजिए और उसको सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन में बोलूँगा उसको आप आराम से उसको कॉपी में नोट कीजिए। फिर कुछ देरी तक अपने दिमाग से सोचिए और फिर उसको ट्राई कर लीजिए। उसके बाद फिर इसका आंसर देखिए। और जितना सारा मैं क्वेश्चन अभी इस क्वेश्चन में कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेसिस पे मैं जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी मैं स्टार्टिंग बोर्ड लेवल से किया था, कुछ 1-2 क्वेश्चन किया। फिर उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जैसे जेईई मेंस का बेसिस पे जो क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन, और जेईई एडवांस के टाइप का कुछ क्वेश्चन, और फिर कुछ नीट के टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। और मैं कुछ क्वेश्चन आपको जो पूछा गया क्वेश्चन है वो भी मैं कुछ क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन ज़रूर करवाऊंगा, उसको भी मैं बता दूंगा, वहाँ पे लिख भी दूंगा कि ये क्वेश्चन किस साल का पूछा हुआ है, नीट का या जेईई मेंस का या जेईई एडवांस का या आईआईटी जो जिसको हम लोग बोलते हैं जेईई एडवांस आईआईटी का किस साल का क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी हम आपको डील कर देंगे वहाँ पे। तो आप एक करके ज़रूर देखते जाइए और स्टार्टिंग से देखिए, शुरुआत से देखिए आप। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। और लास्ट क्लासेस में मैंने आपको 5 क्वेश्चन मैंने करवाया था और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो पिट बॉल से रिलेटेड था। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 ये है, 3 point charges are kept at the vertices A, B and C respectively of an equilateral triangle of side 20 cm is shown in figure. What should be sign and magnitude of charge to be placed at the midpoint M of side BC so that the charge at A remain in equilibrium? तो क्वेश्चन ये है आपका। अब यहाँ पे देखिए फिगर पे, क्वेश्चन पे ही फिगर दिया हुआ है, बोला गया है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो साइड्स होता है वो क्या होता है? सेम होता है। मीन्स अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होता है, 20 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पे चार्जेस का वैल्यू +2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है और यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम दिया हुआ है और यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। और ये भी बोल रहा है कि एक साइड जो है BC उसका जो मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये B और C है,
और इसका जो मिड पॉइंट है वो आपका क्या है, एम है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे एम लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे आप इस साइड में आप एम पे जो एम साइड है उसका व्हाट शुड बी साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ पे क्या चार्ज होगा, क्या साइन होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा इस मिड पॉइंट पे, जिसके और वो चार्ज एट ये रिमेनिंग इक्विलिब्रियम, ताकि वो इक्विलिब्रियम में रह सके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पे कि कितना फोर्सेस लगाया जा रहा है। यहाँ पे नेट फोर्सेस निकालना है एम पॉइंट पे इस तीनों चार्जेस के वजह से। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये देखिए, अगर हम लोग इसमें डायरेक्टली तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम लोग इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे देखिए फोर्स, यहाँ पे ये पॉइंट पे देखेंगे तो ये अगर प्लस है, ये अगर माइनस है, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इस पॉइंट पे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो ये दोनों के वजह इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसके इसके अलोंग हम लोग अप्लाई करेंगे, और इसके अलोंग जो क्या बोला है इक्विलिब्रियम फिर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, अब यहाँ पे हम लोगों को फोर्स ऑन ये ड्यू टू बी निकालेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो कैसा नेचर होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर, आप जानते हैं। तो अगर अट्रैक्टिव इन नेचर होगा मीन्स यहाँ पे हम फोर्स लगाना चाहिए, यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस ये कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये अट्रैक्टिव होगा तो इसको खींचेगा ना। जैसे रिपेल होता था, दो पॉजिटिव चार्ज होता था, तो हम अगर इसको ये पॉइंट बोलते थे, इसको अगर हम बी पॉइंट बोलते थे, और अगर फोर्स ऑन ये निकालते थे तो ये दोनों रिपेल करता था, तो इस पे एक्सपीरियंस करते थे तो ये इसको धक्का मारता था तो इधर जाता था। तो अगर यही नेचर इसका उल्टा हो जाए माइनस, तो इसका नेचर इधर होगा अट्रैक्टिव, मीन्स इसको ये वाला चार्ज क्या करेगा, पकड़ के खींचेगा इसको, मीन्स इसको खींच रहा है अपनी ओर, तो खींच रहा है। इक्वल एंड अपोजिट होता है, फोर्सेस आएगा नहीं, बट यहाँ पे टेंडेंसी कैसा होगा, इधर आने का, मतलब इसका जो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग शो करेंगे ए बी के अलोंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस है, यहाँ पे भी माइनस है, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये भी कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से इसका भी नेचर होगा ए सी के अलोंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे ये दोनों के बीच का रिजल्टेंट फोर्स हम लोग निकालेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले ये फोर्सेस, ये दोनों का वैल्यू का फोर्सेस का जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगा, वैल्यू जो होगा सेम, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा, ये दोनों के जब भी कोई दो फोर्स होता है इस तरह से, तो इसका बीचों बीच रिजल्टेंट जाएगा ऐसे और ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, इधर। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट होगा इधर। तो इस केस में इसका रिजल्टेंट ये हो गया, मान लेते हैं अफार। अब इस रिजल्टेंट का, अब देखिए यहाँ पे गौर से समझिए, यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम है, +2 माइक्रोकूलम, यहाँ +2 माइक्रोकूलम, यहाँ माइनस, तो दोनों का जो फोर्स और डिस्टेंसेस भी सेम है। तो इस केस में जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा, फोर्स ऑन ये ड्यू टू बी एंड फोर्स एंड ये ड्यू टू सी, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन ये ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ये ड्यू टू सी, दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्या होगा, सेम होगा। अब ये दोनों का जो फोर्सेस का रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं, एफ आर रिजल्टेंट फोर्स, जो किधर होगा, अलोंग एम, अलोंग एम। तो रिजल्टेंट फोर्स आपको मैंने बताया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, बताइए, 60 डिग्री। कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों का एंगल, इच एंगल 60 डिग्री, 60 तब 180 होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला अगर हम जानेंगे, रिजल्टेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे एफ आर। तो ये अगर हम लोग मान लेते हैं एफ, दोनों के लिए एफ,
तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है F1 का स्क्वायर, पहले के लिए F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, F1 F2। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 दैट इज F2 F स्क्वायर cos थीटा cos 60। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ F का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा मीन्स cos 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 यहाँ पे 2 कैंसिल, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो कितना F स्क्वायर, 3F स्क्वायर। तो रूट अंडर 3F स्क्वायर दैट इज यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 इंटू बाहर F निकल जाएगा। अब क्या करना है, आपको F का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। मीन्स यहाँ पे F का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। F का जो वैल्यू होगा K Q1 Q2 मीन्स 2 माइक्रोकूलम इंटू -3 माइक्रोकूलम बाई R स्क्वायर मीन्स 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 का होल स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे तो रिजल्टेंट निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज आपको F का वैल्यू फाइंड कर लेना है, आप जानते हैं इस चीज को। और यहाँ पे अब बोला गया कि ये सिस्टम कैसा होना चाहिए, जब हम लोग रखेंगे M पे तो यहाँ पे सो दैट द चार्ज एट ये रिमेन इन इक्विलिब्रियम, चार्ज एट जो है ये है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है इसका क्या मतलब हुआ कि इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा और इसमें जो फोर्स अप्लाई करेगा इक्वल होगा। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सपोज दैट कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज है वो Q है, सपोज दैट यहाँ पे चार्ज जो है वो Q है। अब एक चीज आप लोग क्या करना है कि यहाँ से आप बहुत इजीली इसके और इसके बीच का डिस्टेंसेस निकाल सकते। AM का वैल्यू क्या होगा, AM का वैल्यू आप बताइए। AM का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, रूट अंडर, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये वाला ये AMB राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है सो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका हाइपोटेनस और इस एंगल को अगर लेंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा बेस और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो आप क्या जानते हैं, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, AM इज इक्वल टू रूट अंडर इसका स्क्वायर मीन्स H स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर। और BM का वैल्यू कितना होगा, ये टोटल है 20 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा मीन्स 0.1 लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू। अगर इसको हम लोग लिखते हैं 20 सेंटीमीटर में ही लिखो, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर दैट मीन्स वैल्यू कितना आएगा, 20 का स्क्वायर मीन्स 400 और 10 का स्क्वायर मीन्स 100 दैट मीन्स कितना 300 और 300 मीन्स यहाँ पे √3 बाहर निकल जाएगा और 100 मीन्स वैल्यू कितना आएगा 10 मीन्स 10 √3 वैल्यू आएगा सेंटीमीटर में। अब इसको मीटर में अगर चेंज करना चाहते हैं तो मीटर में चेंज कर लीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए। 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करने के बाद कितना होगा, 1 यहाँ पे कट हो जाएगा, ये 0 तो 1/10 बचेगा मीन्स 0.1 √3 लिख सकते हैं। ओके ये 0.1 √3 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे अब इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इतना करने के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कीजिए यहाँ पे। तो बोला गया है कि इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंसेस निकल गया, अब यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये फोर्सेस जो होगा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सपोज दैट इसके वजह से ये जो फोर्सेस आ रहा है ये वाला देखिए AM के इस अलोंग जो फोर्स आया ये वाला फोर्सेस किसके फोर्सेस के बराबर होगा, AM पे जो फोर्सेस इस चार्ज पार्टिकल दैट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से √3F। F का वैल्यू आप लोग फाइंड कीजिएगा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे K, ये K हम लोग लेते हैं Q1 Q2 दैट इज यहाँ पे एक का वैल्यू तो हमको पता है 2
माइक्रो कूलम, माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻⁶ इंटू, और Q का वैल्यू आप जान रहे हैं, ये Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाई r², दैट इज 0.1√3 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे F का वैल्यू आप सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए और पुट कीजिए, और K का वैल्यू भी आप पुट कर देंगे। दोनों यहाँ पे K के कैंसिल आएगा, इसमें अगर आएगा वैल्यू इसका पुट करेंगे तो कैंसिल होगा, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, यहाँ से Q का वैल्यू निकल जाएगा। Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और ये Q का वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट कर लेना है। ओके, यहाँ से हमको दोनों चीज पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा और साइन क्या होगा, वो हमको यहाँ पे देख लेना है। ओके, तो इसका जो वैल्यू होगा, आंसर मैं बता देता हूँ, आपका जो वैल्यू आएगा 0.39 माइक्रो कूलम। इसको आप लोग सॉल्व करके जरूर देखिए, ये वैल्यू आना चाहिए। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसको समझ लीजिएगा, एक बार खुद से इसको क्वेश्चन लिख के ट्राई जरूर कीजिए अपने से पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे जो सॉल्यूशन तरीका मैंने बताया, देखो मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ वो तरीका मैं बता रहा हूँ, आप इस तरीके को, इस मेथड को आप पकड़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए फिजिक्स जो है वो समझना जरूरी होता है, अगर आप क्वेश्चन को रटेंगे तो कभी भी आपका सॉल्व नहीं होगा। सो आप इस चीज को रटे ना, समझिए, तभी जाके बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं। प्रिय बच्चों, आप लोग कृपया करके ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। मैं कुछ क्वेश्चन पूरा मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, एक एक लाइन, और उस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिएगा। सो क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. Charge on each is 6.7 into 10⁻⁻7 कूलम। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. Charge on each is 6.5 into 10⁻⁻7 coulomb. And the spheres A and B have identical size. Full stop. ये थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? देखिए क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन का समरी समझा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B, मीन्स स्फीयर के फॉर्म में है, दो चार्ज स्फीयर है A और B। ये और B चार्ज स्फीयर है और इसका डिस्टेंसेस दोनों के बीच का जो बोला जा रहा है वो 50 सेंटीमीटर बोला जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, कोई भी चीज आप क्वेश्चन जब बनाते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन को या कोई भी विषय का क्वेश्चन को आप बनाते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन को, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसको इमेजिनेशन कीजिए, उसका पिक्चर बनाइए और उसके बाद सॉल्व कीजिए।
तो मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ 50 सेंटीमीटर ये, और दोनों का चार्ज का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ओके, एंड स्फीयर ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइज, दोनों का साइज जो है वो आइडेंटिकल है, सेम है। ये थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, तो तीसरा जो है थर्ड स्फीयर लिया गया सेम साइज बट अनचार्ज, वो अनचार्ज है, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ द फर्स्ट। ये तीसरा एक अनचार्ज बॉडी लिया गया है, तीसरा अनचार्ज बॉडी सेम साइज का, उसी साइज का लिया गया है और ये अनचार्ज है। अब क्या किया गया कि इसको इसके कांटेक्ट में पहले लाया गया, ये के कांटेक्ट में, उसके बाद ये के कांटेक्ट में आने के बाद वो सेकेंड फाइनली रिमूव, उसके बाद सेकेंड बॉडी जो है चार्ज बॉडी उस पे ले गया, उसके कांटेक्ट में ले गया और फाइनली रिमूव्ड कर दिया। क्या किया, ये अनचार्ज बॉडी इसको यहाँ पे ले आया, टच किया, फिर टच करने के बाद फिर इसको लाया, फिर इससे टच किया, जैसे ये बॉडी है अब इससे टच किया हो गया, इसको टच करने के बाद यहाँ पे लाया और फाइनली फिर रिमूव कर दिया। अब जब रिमूव्ड ऐसा किया तो इसमें चार्ज का कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ होगा, चार्ज कुछ तरह से बदला होगा, तो उसके बाद जो जब रिमूव्ड कर दिए तो उसके बाद का जो फोर्स होगा, जो वैल्यू होगा रिपल्शन फोर्स, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ बॉडी ए एंड बी, मीन्स ए और बी के बीच का जो फोर्स होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्फीयर ए और बी है। तो जब हम लोग, आपको मैंने बताया होगा कि कोई भी बॉडी, जैसे कि मान लिया जाए कंडक्शन मेथड मैंने पढ़ा था और कंडक्शन मेथड में मैंने समझाया था कि कोई भी बॉडी, अगर कोई बॉडी चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, जैसे इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो अनचार्ज बॉडी में क्या होता है, दोनों तरह का चार्जेज होता है। मीन्स अनचार्ज बॉडी कब कहते हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों है, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे दोनों है सेम। अब ऐसा अगर है तो क्या होगा यहाँ पे, और आपको ये भी मैं बात बताया कि ये अगर पॉजिटिव नेचर है तो किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव। अब कभी भी आप देखिए, अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, ये भी बात मैंने कंडक्शन मेथड में समझाने की कोशिश किया था। कभी भी आपको जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज होता है, कभी भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग होता है, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो। तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव नेचर का है तो इसके पास नेगेटिव है, तो ये सारे नेगेटिव चार्जेस क्या करेगा, ये यहाँ से अनचार्ज बॉडी से लूज हो जाएगा और ये सिर्फ बच क्या जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। मीन्स ये बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। अगर यही अगर मान लिया जाए ये नेगेटिव होता, नेगेटिव चार्ज, और ये अनचार्ज बॉडी होता तो क्या करता, अब बताइए। अब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास पॉजिटिव नेचर का चार्जेस है, इसके पास में से पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ वाले पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। मीन्स ये लूज कर देगा यहाँ से, ये जो लूज करेगा और यहाँ पे इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, फिर लूज करेगा तो ये सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव बच जाएगा। मीन्स लूजिंग जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूजिंग हो रहा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ही अनचार्ज बॉडी को यहाँ पे चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो चार्ज बॉडी क्या, अनचार्ज बॉडी क्या होगा, चार्ज हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, जैसे ही ये अनचार्ज बॉडी को ले गया तो इसके कांटेक्ट में ये बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। मेन मुद्दा है यहाँ पे आपको चार्ज निकालना। तो चार्ज निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लिया जाए इसको मान लेते हैं Q, ये अगर पहले से ये Q, ये इसका नाम देते हैं और इसका यहाँ पे भी Q A और Q B दोनों सेम ही है, तो Q A डैश इसको बोल देते हैं, नया चार्ज जो आएगा जैसे इसमें ले जाएंगे और इसको कांटेक्ट में ले जाएंगे तो पहले से इसके पास चार्ज कितना है, Q A इसके पास, और ये बॉडी जो था Q, अगर इसका नाम दे देते हैं Q C, तो ये Q A प्लस Q C बाई 2 यहाँ पे हम कर रहे हैं। क्यों करेंगे, जैसे कि देखिए ये चार्ज अब जैसे ही इसको टच में आएगा तो उस समय तो इसके पास चार्ज नहीं है, अब ये चार्ज को कुछ ना कुछ इसके लूज कर देगा
और ये चार्ज हो जाएगा, तो कितना हो सकता है? तो क्यू ए डैश जो होगा वो क्यू ए प्लस क्यू सी लिखेंगे और दो सम करेंगे बाई 2। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकाल दिया। अब क्यू सी का वैल्यू क्या है? 0। क्यू सी का वैल्यू क्या है? 0 है। और यहाँ पे रखेंगे 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 0 बाई 2। 6.5 इंटू 10⁻⁻7 बाई 2। अब 6.5 को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 3 कुछ आएगा, 3.25 इंटू 10⁻⁻7। अब देखो, अब जैसे इसको हटाएंगे तो इसके पास जो आया चार्ज, सॉरी इसको हम लोग क्यू ए, इसके पास जो चार्ज आया क्यू सी के पास, इसके पास जो चार्ज आया वो कितना आ जाएगा? 3.25 इंटू 10⁻, मतलब इसके पास भी क्यू सी डैश के पास जो भी चार्ज आया वो कितना आ जाएगा इतना 3.25 इंटू 10⁻⁻7। अब इसको इसके टच में लाएंगे, सेम टू सेम यही प्रोसेस फिर यहाँ पे भी करेंगे। तो क्या यहाँ के लिए निकालेंगे तो क्या निकलेगा? क्यू बी डैश नया के लिए तो क्या लिखेंगे? अब क्यू यहाँ पे बी का जो वैल्यू है प्लस क्यू सी का जो वैल्यू है डैश, ये वाला वैल्यू बाई क्या करेंगे? 2। अब ये दोनों का वैल्यू को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना है? क्यू बी का वैल्यू कितना है? 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस क्यू सी डैश का जो वैल्यू है वो 3.25 इंटू 10⁻⁻7 बाई क्या हो जाएगा? 2। होगा कि नहीं? अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आप कर लीजिए घर में जाके 4.875 इंटू 10⁻⁻7। ओके, ये आ जाएगा। अब देखिए नया चार्जेस निकल गया ना। अब जो बचा इसके पास जो क्यू ए डैश कितना बचा? इतना। और क्यू बी के पास कितना बचा? इतना। अब फिर पुनः उसको हम लोग क्यू सी को हटा लिया। तो अब जो बचा, अब उसके पास जो चार्जेस बचा उसके वजह से रिपल्सन होगा, अब उसके वजह से जो रिपल्सन होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप निकाल लीजिएगा। मीन्स यहाँ पे जो क्यू ए डैश, ये अगर ये बॉडी क्यू ए डैश बन गया और ये हो गया क्यू बी डैश। अब इसके बीच का डिस्टेंसेस तो वही रहेगा 0.5 मीटर। अब दोनों के बीच का चार्जेस पता है, डिस्टेंसेस पता है, तो आप क्या करेंगे? फोर्स निकाल लेंगे। ओके, फोर्स आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे हैं, आप लोग खुद से घर में ट्राई कीजिएगा। और जो भी बच्चे आप इस चीज को देख रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करके आप जरूर भेजिएगा। ठीक है सारे बच्चे, हम क्वेश्चन आंसर बता देंगे तो आप हो सकता है कि डायरेक्टली लिख लीजिएगा, बोलेगा यही आ रहा है। ऐसा होता है, मैंने क्लासेस में देखा है। इसलिए मैं जानबूझ के अब मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर रहेगा छोड़ दूंगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा, ये भी पता चलेगा कि आप कितने बच्चे वहां पे सीरियसली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट को देखिए, मैं यहाँ पे जो भी चीज बता रहा हूँ उसका कंसेप्ट पढ़िए, कंसेप्ट को समझिए, आगे बढ़ते जाइए और कंसेप्ट को समझना। और बार बार मैं ये कहूँगा कि आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार, जितना बार है इस सारे क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए और यही सारे चीज़ों को दिमाग में रखिए कि इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखिए कभी भी अगर जेईई मेंस या एडवांस या नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो करने के लिए आप तभी कर सकते हैं जब आप उसको कॉपी को, जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है, नोट्स को आप बहुत बार रिवाइज करते हैं और उसको कंसेप्चुअली पढ़िए, तभी आपको हो सकता है। और क्वेश्चन को बार बार कीजिए और प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कीजिए। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, बट आप लोग इसको मैं होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन आप नोट कीजिए
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी है बट आप थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें लगता है, आप इसको कोशिश कीजिए बनाने का। सो क्वेश्चन ये है, force of attraction between 2 point electric charge placed at a distance d in a medium is f, इन ये मीडियम इज एफ। कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लेस्ड एट या डिस्टेंस डी इन या मीडियम इज एफ। फुल स्टॉप। व्हाट डिस्टेंस apart should these kept in same medium so that force between them becomes F/3? F/3 मीन्स अगर हम लोग सपोज दैट कि कोई मीडियम में दिस डिस्टेंस के भी, क्वेश्चन क्या है मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं यहाँ पे, कि कोई चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो वहां पे अगर कोई डिस्टेंस में रखते हैं चार्जेस फोर्स, यहाँ पे चार्जेस कुछ सपोज कर लीजिए, कुछ चार्जेस है Q1 Q2 और वो चार्जेस के बीच का डिस्टेंसेस बोल रहा है कितना है D, तो उस केस में जो फोर्स लग रहा है वो F है। और जब इसी मीडियम में रखते हुए, सेम मीडियम में रखते हुए अगर हम लोग इसको फोर्स बनाना चाहते हैं F/3 मीन्स फोर्स कितना लगना चाहिए अब इसका 1/3, तो हम कितना डिस्टेंस में रखेंगे? अगर d डिस्टेंस में रखा तो F फोर्स लगा, उसी मीडियम में F/3 अगर हम लोग करेंगे, F/3 फोर्स बनाना चाहते हैं, मीन्स ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे ये F है, सपोज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो F है। अब इसी को डिस्टेंस कितना रखेंगे यहाँ पे, x मान लो, कितना निकालेंगे, कितना होगा कि जो फोर्स ऑफ होना चाहिए वो F/3 होना चाहिए, चार्जेस वही होना चाहिए और सिर्फ डिस्टेंसेस को आपको फाइंड आउट करना है। तो कितना होगा यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो आप कर लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 point electric charges placed at a distance d in a medium is F. F means force. What distance apart should these kept in same medium so that force between them becomes F/3? F कैपिटल F/3। आप इसे जरूर सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आप इसका आंसर हमें जरूर बताइएगा कि जो x का जो डिस्टेंसेस आएगा, x का जो वैल्यू नया जो डिस्टेंसेस आएगा वो कितना डिस्टेंसेस में रखेंगे कि जो F/3 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका काम रहा, आप इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 8 किया, क्वेश्चन नंबर 8 को भी मैंने समझा ही दिया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं इसको भी होमवर्क के रूप में दे देता हूं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लासेस में इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया है, सिर्फ इसमें मैं कुछ वैल्यूज चेंज कर दे रहा हूँ, मतलब उसके मतलब वहाँ पे जनरलाइज चीज़ बताया था, अब यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक दे रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, 4 point charges QA is equal to 2 microcoulomb, QB is equal to 5 microcoulomb, QC is equal to 2 microcoulomb and QD is equal to -5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on charge of 1 microcoulomb placed at the center of a square? फिर से एक बार क्वेश्चन में रिपीट कर दे रहा हूं। 4 point charges है QA, QB, QC, QD।
जिसका वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर है, उसके स्क्वायर के कॉर्नर में रखा गया है रिस्पेक्टिवली, QA ये कॉर्नर में, QB B कॉर्नर में, QC C कॉर्नर में, QD D कॉर्नर में। स्क्वायर ले लेना है और जहां जहां आप ये पॉइंट B पॉइंट दीजिएगा वहां पे QA रखिए, QB रखिए, QC रखिए, QD रखिए। और साइड जो है 10 सेंटीमीटर बोला जा रहा है। साइड कितना बोला जा रहा है? 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर? मीन्स अगर हम लोग इसको स्क्वायर का जो सेंटर होगा, स्क्वायर के सेंटर में अगर हम लोग 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखते हैं, 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखते हैं, तो इस कॉर्नर में जो फोर्स होगा चारों के वजह से, QA QB QC के QD के वजह से, चारों के वजह से जो वैल्यू होगा नेट फोर्सेस, वो आपको फाइंड आउट करना है। वो आप कर लीजिएगा और आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा जो भी बच्चे आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं और कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट आप ज़रूर कीजिए और आंसर ज़रूर भेजिएगा। ये सारे क्वेश्चन का आंसर भेजिएगा, तभी मैं समझूंगा कि आप लोग बनाए हैं। और अगर प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर वहाँ पे भी कमेंट कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन हुआ, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी। इस तरह का क्वेश्चन मैंने लास्ट का ट्राइंगल वाला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, जो राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे इसमें बताना है। सिंपल सी बात है, नेट फोर्सेस इसमें निकालना है। तो इसके सबसे पहले क्या करेंगे, इसके वजह से इस पे, इसके वजह से इस पे, इसके वजह से इस पे, इसके वजह से इस पे। वहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि नेचर कैसा है फोर्सेस का, अट्रैक्शन रिपल्शन, वो आपको देख लेना है और सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा। मुझे आप आशा है कि आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को हम आपको पढ़ लेते हैं। आप सुनिए ध्यान से और कॉपी में जरूर लिखिए। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q, कैपिटल Q, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q are kept at a distance small r from each other. ये थर्ड पॉइंट चार्जेस Q, small q, is placed on line joining two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of third charge? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q आर केप्ट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम इच अदर। या थर्ड पॉइंट चार्ज Q, स्मॉल q, is placed on line joining of 2 charges such that all the 3 charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of third charge? देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 चार्जेस है यहाँ पे और 2 आइडेंटिकल चार्जेस लिया Q आर केप्ट ए डिस्टेंस R। ऐसा पहले कर लीजिए आप लोग। ये Q है, ये Q है और डिस्टेंसेस कितना है, R है। डिस्टेंसेस कितना बोला गया है, R है। अब तीसरा पॉइंट चार्ज लिया गया है Q, स्मॉल q। तीसरा पॉइंट चार्ज क्या है, स्मॉल q, is placed on line joining of 2 charges. ये Q, स्मॉल q क्या है, लाइन ज्वाइनिंग पे रखा जा रहा है। are in equilibrium such that all 3 charges are in equilibrium. तीनों चार्जेस जो है एक इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या होगा, अब देखिए इक्विलिब्रियम लाने के लिए चार्ज को कहाँ पे रखेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। तो सबसे पहले डिसीजन यहाँ पे करना होगा। डिसीजन ये करना होगा, जैसे कि ये अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज रखते हैं, सपोज दैट Q को यहाँ पे रखते हैं
तो इस चार्ज के वजह से यहाँ पे फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन। मान लिया जाए ये पॉजिटिव नेचर का है, तो ये रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो पॉजिटिव ही मान लेते हैं अभी सपोज, तो ये रिपल्सन होगा तो इधर होगा। अब इसके वजह से भी लेंगे तो ये होगा रिपल्सन, तो दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन होगा, तो नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं आएगा। नेट फोर्स जीरो लाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि नेट फोर्स लाने के लिए जो चार्जेस पे, इस चार्जेस पे जो फोर्सेस होना चाहिए वो इक्वल अपोजिट इन डायरेक्शन दोनों लाने की कोशिश कीजिए। अगर मान लो कोई बोलेगा नहीं सर आप कैसे पॉजिटिव इसको मान सकते हैं, हम नेगेटिव मानते हैं, चलो कोई बात नहीं नेगेटिव ही मान लो। तो अगर हम नेगेटिव ही मानते हैं तो ये क्या करेगा, अट्रैक्टिव इसको, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, तो इसके वजह से भी क्या होगा, अट्रैक्ट, तो दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों का सेम डायरेक्शन हुआ, तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं मिलेगा। या तो इस साइड में रखो चाहे इस साइड में रखो, दोनों ही केस में आप यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं ला पाएंगे। तो एक ही बात है कि चार्जेस को यहाँ नहीं, यहाँ पे हम लोग इस लाइन ज्वाइनिंग में नहीं रख सकते हैं, रखेंगे तो हम लोग ये दोनों के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो सपोज दैट बीचों बीच में नहीं रख रहे हैं, कहीं भी बीच पे सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे क्यू है, अगर हम लोग यहाँ पे क्यू बोलते हैं, अब यहाँ पे देखिए अगर ये पॉजिटिव भी मानते हैं तो ये क्या करेगा, इसको रिपल्सन करेगा, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, और इसको अगर पॉजिटिव बोलते हैं तो इसको अगर बोलेंगे तो इसका भी रिपल्सन होगा तो इधर होगा। तो इस पॉइंट पे दोनों इक्वल अपोजिट इन डायरेक्शन है फोर्सेस का, तो यहाँ पे नेट फोर्सेस जीरो आने का चांसेस है। जैसे देखिए एक अपोजिट इन फोर्सेस क्यों, डायरेक्शन अपोजिट क्यों लाना चाह रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल दिए थे आप लास्ट क्लासेस में, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक व्यक्ति इधर से धक्का मार रहा है और एक व्यक्ति मुझे पीछे से धक्का मार रहा है, तो अगर दोनों बॉडी फोर्सेस सेम लगा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ खड़ा है तो हम कहीं भी आगे पीछे नहीं जाएंगे, जहां है वहीं रहेंगे। लेकिन अगर एक बॉडी ताकतवर है, एक आदमी कोई ताकतवर है और पीछे वाला कमजोर है, तो हमको धक्का मार के उधर ले जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी कभी अपोजिट इन डायरेक्शन होगा तो टेंडेंसी होगा कि वहां जीरो आने का, मतलब फोर्स नेट रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो जीरो आने का टेंडेंसी है। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में दोनों रहता, अब दोनों एक साइड आ गए तो धक्का मार के हमको उधर ही ले जाएगा, तो कभी भी जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो का आने का टेंडेंसी ही नहीं। तो यहाँ पे वही बात है, तो यहाँ पे अब नेट फोर्सेस आपका आने का टेंडेंसी जीरो हो गया, तो हम लोग चार्जेस को कहाँ पे रखेंगे, क्यू। तो ऐसे क्वेश्चन पे सबसे पहले आपको रखना कहाँ पे है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम चार्जेस को रखेंगे कहाँ पे, तीसरा जो चार्ज है वो रखेंगे कहाँ, ये डिसीजन करना बहुत ही जरूरी है। अगर ये डिसीजन सही हो जाए तो क्वेश्चन आपका मतलब बनने का चांसेस बढ़ जाता है, आप सही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब बहुत इजी है, अब बोला कि इक्विलिब्रियम में होगा तो इसके वजह से जो फोर्स इधर जा रहा है, इसके वजह से जो फोर्स होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। मीन्स अगर हम लोग अगर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ये, यहाँ पे नाम दे देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं सी, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ये एंड फोर्स ऑन बी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, दोनों क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि कंडीशन क्या बोला है, इक्विलिब्रियम का। कंडीशन किसका है, इक्विलिब्रियम का। तो ऐसा लिखेंगे। अब इस केस में आप वैल्यू आप लोग ये चीज यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ये डिस्टेंसेस आर है, तो इसको अगर हम लोग एक्स बोल देते हैं, इसको डिस्टेंस क्या बोल देते हैं, एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स। क्या बोलेंगे, आर माइनस एक्स। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ये, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ये, तो क्या होगा, के इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये पे कितना है, प्लस क्यू, और इस पे क्या है, क्यू, और इसका डिस्टेंसेस कितना माने, एक्स स्क्वायर। और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो इसमें क्या लिखेंगे, के इंटू क्यू स्मॉल क्यू, और डिस्टेंसेस कितना होगा, आर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए और यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्स का डिस्टेंस निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, एक्स का वैल्यू जो निकलेगा उसमें यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये वाला भी वैल्यू निकल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट से इस चार्जेस से इस क्यू को कितने डिस्टेंसेस पे रखेंगे इस लाइन ज्वाइनिंग में कि वहां पे नेट फोर्सेस क्या होगा, जीरो होगा।
इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसका आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। मैं इस क्वेश्चन को अधूरा ही छोड़ देता हूँ। सॉल्यूशन का तरीका ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में लिख लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये हुआ आपका 10 और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11 पे। 11 क्वेश्चन नंबर नोट कीजिए, ये होमवर्क के रूप में आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका होमवर्क के रूप में। टू चार्जेस ऑफ प्लस क्यू कैपिटल में लिखिएगा। यूनिट्स आर प्लेस्ड अलोंग ये लाइन। ये थर्ड चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड बिटवीन देम, फुल स्टॉप। At what position and for what value of q, small q, will the system be in equilibrium? अगेन फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। टू चार्जेस ऑफ q यहाँ पे प्लस q होगा। टू चार्जेस ऑफ प्लस q यूनिट्स आर प्लेस्ड अलोंग ये लाइन, फुल स्टॉप। ये थर्ड चार्ज माइनस क्यू स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड बिटवीन देम, फुल स्टॉप। एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। तो आप हमें इस Q का वैल्यू, स्मॉल Q का वैल्यू सॉल्व करके बताना है। सेम क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो बताया, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन बनेगा। सो आप इसको जरूर बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम, एक और क्वेश्चन में सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसको भी आप होमवर्क के रूप में लिखिएगा, आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges of charge value capital Q and small q are placed at a distance of x and x by 2 respectively from a third charge of charge value 4q, small q यहाँ पे होगा 4q, all charges being in the same straight line, full stop. Calculate the magnitude and nature of the charge, capital Q का magnitude और nature of the charge निकालना है Q, such that the net force experienced by the charge small q is 0, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 2 point charges of charge value capital Q and small q are placed at a distance of x and x by 2 respectively from a third charge of charge value 4q, all charges being in the same straight line, full stop. Calculate the magnitude and nature of the charge capital Q such that the net force experienced by the charge small q is 0. So आप इस क्वेश्चन को भी आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर जो मैंने 10 बताया और 11 और 12 ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, लगभग सेम है।
तरीका थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन लगभग सेम है, तरीका वही है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट है बनाने का। सो आप इसको तीनों क्वेश्चन को, मतलब 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के रूप में दिया और पहले भी ये क्वेश्चन दिया था, 3-4 क्वेश्चन हुआ आपका होमवर्क के रूप में। आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये मैंने 12 क्वेश्चन बताया, 1-2 क्वेश्चन और भी 3-4 क्वेश्चन हम लोग, और कुछ मैं आपको कुछ क्वेश्चन और थोड़ा सा मैं बताऊंगा। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आईआईटी के जो क्या बोलते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन जो है वो मैं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन में जेईई एडवांस का कुछ क्वेश्चन बताएंगे, और जेईई मेन का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग आगे चलेंगे फिर से। तो आज का क्लास यहीं पे, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।